mass spectrometer use करते हैं. So it is basically used to find the number of isotopes of an element. आपको याद है एएस में एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में पीक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वाई एक्सेस पे परसेंटेज और एक्स एक्सेस पे एटॉमिक मैसेज, तो वो फार्मूला लगा के रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते थे, mass of first isotope into its percentage per second into its percentage to divided by 100. तो वो जो ग्राफ आपको मिलता है वो बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर से मिलता है. तो ये टॉपिक ऐसा है जिसको एग्जामिनर हमेशा शफल करते रहे बिटवीन एएस एंड ए2. अब इंटायरली एएस में आ गए, बट इसके क्वेश्चंस जो है वो कभी एएस में जाता था टॉपिक, कभी ए2 में. आइसोटोप्स की परसेंटेज वगैरह फाइंड करने वाला पार्ट जो है वो एएस में था. But secondly, it is also used to find the number of isotopes of an element and structure of an organic compound. Structure of an organic compound, मतलब किसी organic compound का जो structure है वो find करने के लिए भी इसको हम use करते हैं. अच्छा, आप करते कैसे हैं इसका मैं आपको थोड़ा सा रैशनल बता देता हूँ. फातिमा, इसके नोट्स लेने की बड़ा जरूरत नहीं है, ये आपके पास वैसे भी होंगे और मैंने अभी ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दी है, उससे आप लिख लें, इसको समझ लें बस, क्योंकि थोड़ा बड़ा है ना, तो खत्म नहीं होगा, फायदा नहीं है. देखिए एक कंपाउंड है, अगर आप उसको एनालिसिस का करते हैं तो वी जस्ट थ्रू द मास स्पेक्ट्रोमीटर वी सिंपली ब्रेक दैट कंपाउंड इनटू फ्रैगमेंट्स, और फ्रैगमेंट्स वुड अपीयर एज पीक्स ऑन द ग्राफ. तो कंपाउंड के जो फ्रैगमेंट्स हैं उनके थ्रू हम उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता कर लेते हैं. जस्ट लाइक नॉर्मली मैं एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर एक बच्चों की वो जो पजल होती है, जिक्सॉ पजल, अगर जो पेपर की होती है, अगर आप उसको पजल को ब्रेक करके दे दें किसी बच्चे को और उस पर कोई एलिफेंट की पिक्चर है, तो आप उसको पूछ सकते हैं विच एनिमल इज इट, तो वो पजल के पीसेस को जोड़ के बता देगा कि ये कौन सा एनिमल था. तो एग्जैक्टली मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी यही होता है. वी गेट द पीसेस ऑफ दैट कंपाउंड, फ्रैगमेंट्स, कि CH2 है, मिथाइल है, OH है, और उनको हम कंबाइन करके फिर कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता कर लेते हैं. सो दिस इज द रैशनल बिहाइंड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. थोड़ा सा क्विक रिव्यू मैं इसके ऑपरेटर्स का भी आपको दूंगा, क्योंकि उसके बगैर पीक्स की समझ नहीं आती. ठीक है, अगेन द डायग्राम ऑफ दिस ऑपरेटर्स, वर्किंग ऑफ इट, लेबलिंग इज नॉट इन द सिलेबस. ठीक है, आपसे कोई ना पूछेगा, हम बनवाएगा. स्टिल ये बुक में भी बनी होगी और इसके बगैर टॉपिक समझना मुश्किल है. सो मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस में it's basically this kind of operators where we have this square ionization chamber. So the sample or the compound जिसका structure आपने पता करना है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं. The sample turns into vapors. Vaporizer basically उसको vapors में change करता है, और यहाँ हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है विच इज द एक्सेलरेटर. एक्सेलरेटर ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, और ये ग्लास ट्यूब है पूरी राउंड, और यहाँ सेंसर है, और इधर हमारे पास इसका ग्राफ बन जाता है. सो वेरी क्विकली, जैसे इसकी वर्किंग नहीं है तो उस पर ज्यादा टाइम लगाने का मैं फायदा नहीं है. जिस कंपाउंड का आपने स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, दैट इज पुट इनटू दिस प्लेस, और इधर हमारे पास लगी होती है इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन का काम ये है कि वो जो हमारा कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, उसके ऊपर हाई एनर्जी, हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को जाके स्ट्राइक कराता है. तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब इस सैंपल के मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करते हैं लाइक बुलेट्स, तो दे आर द वंस व्हिच एक्चुअली ब्रेक द मॉलिक्यूल इनटू फ्रैगमेंट्स. उसके पीसेस कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं. अब all the fragments which are formed from that sample or compound are eventually positive one. सब पे +1 चार्ज रहता है, क्योंकि सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है. एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि once the particle is positive 1, अगर एक पार्टिकल उस पे +1 चार्ज आ जाए तो it will have more proton and less electron. फिर उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, because the protons are more and they hold the less electron strongly. और इलेक्ट्रॉन गन से जो
इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनमें इतनी एनर्जी होती नहीं है कि वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर दें। इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि जितने भी आयंस बनेंगे सारे +1 होंगे, यूनी पॉजिटिव होंगे। स्टिल ये चीज आपसे पूछी नहीं जानी चाहिए बिकॉज इसके वर्किंग सिलेबस में नहीं है, तो शुडंट प्लेस अ क्वेश्चन कि व्हाई ओनली 1 पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड। जब 1 पॉजिटिव आयंस बनते हैं तो ये एक्सेलरेटर नेगेटिव प्लेट है, इट हैज एन ओपनिंग इन द मिडल, तो यहाँ से ये फ्रैगमेंट्स शूट करते हैं थ्रू दिस एरिया इनटू द ग्लास ट्यूब, और यहाँ बीच में लगा हुआ मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑल दीज फ्रैगमेंट्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मास, कोई लाइटर फ्रैगमेंट होगा, कोई हैवियर होगा, चार्ज सब पे सेम है +1। So the fragments get deflected under the influence of the magnetic field, and then they strike on the sensor at different points. कोई दूर जाके स्ट्राइक करता है, कोई नजदीक स्ट्राइक करता है, डिफरेंट एंगल पे। लाइक अगर हैवियर पार्टिकल है तो वो कम डिफ्लेक्ट होगा, वो सीधा ही जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि फील्ड उसको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे और सेंसर पे डिफरेंट पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे। द थिंग इज के जो सेंसर पे डिफरेंट पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे, सेंसर उनको काउंट करके यहाँ पर हमारे पास ग्राफ पे पीक्स की फॉर्म में बना देगा। आई नो कि ये ऐसी चीज है कि जो सिलेबस में भी नहीं है और इसको इस तरह 5 मिनट में क्विकली समझना आसान नहीं है, एंड वी डोंट वांट कि आप इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लें भी। लेकिन ये जो अब मैं पीक्स एक्सप्लेन करूंगा जो ग्राफ पे आती हैं, उनको थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल हम ब्लैंक नहीं होंगे कि ये पीक्स कहाँ से आ गई। अब कुछ पीक्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन नोट्स में आपको मिलेगी, ये आपने याद करनी है। एक होती है एम पीक, अभी मैं इनकी एग्जांपल्स भी देता हूँ, एग्जांपल से समझ आएगी। एम पीक इज मॉलिक्यूलर आयन पीक, और इससे हमें उस कंपाउंड के एमआर का पता चल जाता है। और फिर होती है M+1 पीक। M+1 पीक कार्बन 13 बनाता है, और इसका फायदा हमें ये है, ये फार्मूला आपने याद करना है, अभी मैं बताता हूँ इसका क्या मकसद है, अपॉन M। फिर आती है M+2 पीक। M+2 पीक है, इट इज मेड बाय द हैलोजन एटम्स। ये नोट्स में सब डिटेल में लिखा हुआ है। और क्लोरीन और ब्रोमीन आपके सिलेबस में, इसमें M और M+2 पीक की जो हाइट्स के रेशियोज हैं, दिल बी 3:1 and 1:1 रेशियो M+2। अच्छा, अब जरा ये जो भी मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या चीज। अब आपने थोड़ा कोशिश करनी है कि इससे आगे जो मैं एक्सप्लेन करूँ सारा वो आपको समझ आए, because that is what comes in paper, the application of this concept। अब लेट्स जस्ट सपोज कि हमारे पास ये इथेनॉल कंपाउंड है, इनफैक्ट नोट्स में भी इसी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, इसलिए सेम एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब दिस इज माय सैंपल इथेनॉल, जिसका मैंने स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना था। तो आई एम यूजिंग अ नोन कंपाउंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। बट नेचुरली जब साइंटिस्ट कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं तो दे डोंट नो कि व्हाट कंपाउंड इज दैट, फ्रॉम द पीक्स एंड ग्राफ दे गेट टू फाइंड इट, राइट। लेट्स से कि आपको पता है कि ये कंपाउंड इथेनॉल है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लाइक शार्प बुलेट्स एंड प्रोजेक्टाइल्स, if these electrons come and strike at different positions on the molecule, they would actually break the bonds and turn it into fragments. Let's say कि एक इलेक्ट्रॉन आता है और वो आके ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को यहाँ पे निकाल देता है, स्ट्राइक करके वहां से उसको नॉक आउट कर देते हैं। ऑक्सीजन पे देयर आर 2 लोन पेयर्स, ठीक है ना। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में आपको याद है इस पे 2 लोन पेयर होते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है और इलेक्ट्रॉन गन से वो आके ऑक्सीजन के लोन पेयर पे स्ट्राइक करता है और उसको वहां से नॉकआउट करके निकाल देता है, उससे क्या होगा कि बॉन्ड तो कोई नहीं ब्रेक हुआ, क्योंकि ये तो लोन पेयर था, लोन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन स्टिल जो हमारा फ्रैगमेंट है इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज। द फ्रैगमेंट विल बी C2H5OH+। देखिए बॉन्ड कोई नहीं ब्रेक हुआ इसका C2H5OH, बट स्टिल इट इज पॉजिटिव बिकॉज इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ये समझ आइए आप लोगों को बात, रिपीट कर देता हूँ। Ethanol is a whole molecule. Once it comes in this area, the electrons from electron gun are coming sharp bullets. They strike at the molecule at different points. And let's say one electron from the electron gun
स्ट्राइक्स एट द लोन पेयर, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को यहाँ से अगर ये नॉकआउट कर दे, ये जो लोन पेयर है इनको किसने होल्ड किया हुआ है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस ने होल्ड किया हुआ था ना अपने पास, तो उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आप बाइट्स उसको अगर हिट करेंगे किसी चीज से तो निकल जाएगा ना बेचारा, कोई ग्लू तो नहीं हुआ पक्का। तो जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो बॉन्ड तो कोई नहीं ब्रेक हो रहा, लेकिन स्टिल पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। ये जो फ्रेगमेंट बनेगा इट विल अपीयर एज m पीक ऑन द ग्राफ। अब जो ग्राफ आपको मिलता है क्वेश्चन में, उसके जो एक्सेस हैं वो मैं इधर बना देता हूँ इसी जगह, कि अगर मुझे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़े तो इट विल बी देयर। द ग्राफ दैट यू गेट इन द क्वेश्चन वुड हैव परसेंटेज ऑन द y axis, percentage of a particular fragment, and mass to charge ratio on x axis, m over e, mass of the fragment, charge सब e charge के लिए, charge सबका +1 है, तो technically it is the mass that is important for us। तो अब अगर ग्राफ के ऊपर आपको एक पीक मिलती है इस जगह पर, किसी जगह पर, और उस पे एग्जामिनर लिख देता है m, अब इसको समझें, ठीक है। नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपको मैथ स्पेक्ट्रो का कुछ भी नहीं समझ आया, लाइक एक स्टूडेंट्स ने क्लास मिस कर दी, तो उसको मैं कहता हूँ कि ये पीक्स याद करनी है आपने, ये याद कर लें तो क्वेश्चन आधा अटेम्प्ट हो जाता है आराम से। So what does m peak signifies? M peak tells me the MR of the compound। ये बात समझ आ रही है? तो अब अगर मैंने इधर एक पीक बनाई, उस पर m लिखा हुआ है, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिस मैथ पे वो m पीक आ रही है वो मैथ क्या होगा उस कंपाउंड का, MR होगा। अच्छा, अब आप देखें अगर एक अल्कोहल है, मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बताता, मैं आपसे कह देता हूँ कि एक अल्कोहल है CXHYO, और m पीक के थ्रू उसका मुझे MR पता चल जाता है, m पीक इज एट 46, तो मुझे ये पता चल गया ना कि इस अल्कोहल का MR कितना है। आप लोग ये बात समझ रहे हैं? इससे आगे समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा डायग्राम नहीं है, ये नहीं है, तो ये नहीं है कि सारा कुछ ही नहीं है जो सिलेबस में है वो तो आपने समझना है ना। m peak tell us about the MR of the compound। अब there is an unknown alcohol, इथेनॉल को छोड़ दें, unknown alcohol है, उसका ग्राफ मुझे मिला, and one of the peak labels m peak। m peak को देख के मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जिस मैस पे वो m peak बनी हुई है वो मैस क्या है उस कंपाउंड का, MR है, तो इसका MR कितना है 46। अब मुझे ये भी पता है कि अल्कोहल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे छोटी अल्कोहल का MR निकालूंगा। सो व्हाट्स द स्मॉलेस्ट अल्कोहल, बताओ ना यार, 2 हफ्ते बाद पेपर है। स्मॉलेस्ट अल्कोहल इज मेथनॉल, मेथनॉल का MR आप निकालेंगे तो वो 46 नहीं आएगा, कम आएगा। फिर मेथनॉल के बाद आप नेक्स्ट अल्कोहल इथेनॉल का MR निकालोगे, जब इथेनॉल का आप MR निकालोगे तो यू वुड सी कि वो 46 आएगा। तो अब आपको पता चल गया ना कि ये अल्कोहल इथेनॉल है। So scientists also have these bits of information with them that help them to decide about the structure of compound. So once you know an alcohol with the MR 46, it is confirmed कि ये ethanol है, बस आपने उसको पीक से प्रूव करना है, बस इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब खैर अगर उसी इलेक्ट्रॉन गन से एक इलेक्ट्रॉन आता है और वो आके स्ट्राइक करता है एट अ डिफरेंट प्लेस, एंड डोंट फॉरगेट कि अगर मैंने सैंपल का 1 मोल लिया हुआ है, उसके 1 मोल में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये नहीं है कि बस एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का उधर बैठा हुआ है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हो रही है। देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स और हर एक के ऊपर डिफरेंट तरीके से फ्रेगमेंटेशन होगी। अब इलेक्ट्रॉन गन से एक इलेक्ट्रॉन आता है और वो आके इस बॉन्ड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। अब ये इस बॉन्ड पे स्ट्राइक करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, टुकड़े टुकड़े बन रहे हैं उसके। सो दिस फ्रेगमेंट विल बिकम +1, एवरी फ्रेगमेंट विल इवेंचुअली बिकम +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं, दे कीप ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द मॉलिक्यूल एंड दे रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली, और जैसे ही वो पॉजिटिव आयन बनता है वो आगे शूट कर जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेटर इज नेगेटिव, और वो इसको पुल कर लेगा आगे। अब if this positive ion is formed, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H5 प्लस C2H5O प्लस, हाइड्रोजन कम हो जाएगा।
सो इसका इस एम पीक का जो मास टू चार्ज वैल्यू थी दैट वाज 46. सो व्हाट वुड बी द मास टू चार्ज वैल्यू ऑफ दिस फ्रैगमेंट? एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, तो इसका मास टू चार्ज वैल्यू 45 होगी. सो इट्स पीक विल बी जस्ट बिहाइंड एम पीक. अब वो बड़ी है या छोटी है हमारा उससे कंसर्न नहीं है. हाइट ऑफ द पीक टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ दैट फ्रैगमेंट, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न विद द हाइट्स ऑफ द पीक. कौन सी बड़ी आ रही है कौन सी छोटी आ रही है, वी आर नॉट कंसर्न विद इट. सो दिस इज लाइक फॉर्म्ड एट 45. अब इसके बाद और सिनेरियोज हम डिस्कस करते हैं और ये फ्रैगमेंट्स क्वेश्चन में आते हैं. लाइक यू गेट अ कंपाउंड एट टाइम और उसके फ्रैगमेंट्स आपसे एग्जामिनर पूछता है अगेंस्ट द मास. मास गिवन होता है और फ्रैगमेंट्स पूछते हैं आपसे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को चेंज कर दूं एक क्वेश्चन में, तो इसी कंपाउंड को देख के आप सोचे और मुझे बताएं कि मास 29 पे और 15 पे which other two possible fragments you see from this compound. इस इथेनॉल से 29 मास का और 15 मास का कौन सा फ्रैगमेंट पीस टुकड़ा आपके माइंड में आता है? सोचें क्या सोचें इसमें कि जस्ट इमेजिन के हाउ मेनी अदर डिफरेंट वेज दिस मॉलिक्यूल कैन ब्रेक इनटू. किस तरह से और फ्रैगमेंटेशन इसकी हो सकती है. लाइक अगर इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन आके ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दे, अब कौन से फ्रैगमेंट्स बनेंगे? This fragment. So what would be this fragment? C2H5. C2H5 plus सारे फ्रैगमेंट्स पे चार्ज +1 होगा. अब इस फ्रैगमेंट का अगर आप मास निकालें तो 12, जैसे आप MR निकालते हैं, ठीक है, उसी तरह निकालेंगे. 12 times 2 24 plus 5 29. तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि जी which fragment is at mass 29, तो वो टिपिकली इथाइल ही होगा, C2H5. उसकी पीक हमें कोई इस जगह मिल जाएगी 29 पे, C2H5 प्लस की पीक. और अब जरा गेस करें 15 पे कौन सा फ्रैगमेंट हो सकता है? CH3 fragment, right? I mean, all the different ways this molecule can break into pieces, all those small fragments will form peaks on the graph for us. And from those peaks or fragments, we can tell the compound structure even. तो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन आके ये स्ट्राइक करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तो ये बनेगा CH3 और उसका मास होगा 15. एक और फ्रैगमेंट आप लोग खुद बता दें जरा कोशिश करके इसी में से, क्योंकि एग्जामिनर आपको मॉलिक्यूल दे के समटाइम वो कहता है कि राइट 3 or 4 फ्रैगमेंट्स फ्रॉम दिस कंपाउंड विद द मास. सो एनी अदर पॉसिबल फ्रैगमेंट्स यू फील. हाइड्रोजन नहीं बताना, हाइड्रोजन तो यूजलेस है, वो तो 1 पे आएगा, उसका कोई फायदा नहीं. बताओ शाबाश, आप लोगों ने अब मुझे आइडिया नहीं है कि समझ आ रही है कि नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ तक आके काफी बच्चों को आइडिया हो जाता है इस टॉपिक का. बताएं शाबाश, कोई एक और फ्रैगमेंट बता दें, बहुत इजी है. CH3O won't be possible because that is not bonded with oxygen directly. आप बताओ, कोशिश करो, इनके अलावा कोई और फ्रैगमेंट इस मॉलिक्यूल का. अभी देखिए, जो आपने मिथाइल फ्रैगमेंट जब बनाया है, तो ये मिथाइल जब बना प्लस, तो ये भी तो बन सकता है ना पूरा फ्रैगमेंट. जो रिमेनिंग पार्ट है उसका, वो भी तो फ्रैगमेंट है ना, टुकड़ा है, तो ये भी बनेगा. इसका वैस इस दिस विल बी लाइक CH2OH and they all will have different mass. अब 46 से आप 15 subtract कर दें तो I guess it will be like 31. So this is another fragment. When methyl is formed with methyl, this is also the fragment which is formed. इस तरह से आप fragments को guess कर सकते हैं. एक दफा मैं क्विक रिकैप करता हूँ इसको, आप लोग क्वेश्चन पूछे जहां तक जो आपके माइंड में आ रहे हैं, फिर मैं आपको M+2 पीक का भी आइडिया देता हूँ. देखिए, mass spectrometer is a technique which actually breaks a compound into fragments. All the fragments are positively charged, and eventually these fragments get deflected on the basis of difference in mass, and these fragments appear as peaks on the graph. From the peaks and fragments we can actually tell the structure of compound. तो वर्किंग तो चले नहीं है सिलेबस में, लेकिन पीक्स की इंफॉर्मेशन है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक MP का में बताती है द MR ऑफ कंपाउंड.
तो अगर ग्राफ पे किसी पीक पे m लिखा हुआ है तो जल्दी से आप नीचे देखें कि वो क्या है, mass, क्योंकि वो उसका mr है। और उस अगर आपको एक कंपाउंड का mr पता चल जाए तो यू कैन एक्चुअली फाइंड अ लॉट मेनी थिंग्स अबाउट इट। अगर आपको पता है कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो mr से आप चेक कर लेंगे कि कौन सा एल्डिहाइड कीटोन बनता है ये। नेचुरली दे वोंट गिव यू अ वेरी लार्ज एल्डिहाइड और कीटोन के जिसमें 30 कार्बन हो, 10 कार्बन हो। ये फर्स्ट 4-5 कीटोन और एल्डिहाइड होते हैं हमारे सिलेबस में मेनली। उसके बाद आते हैं m+1 पीक पे। जो m+1 पीक है और इसकी जो सिग्निफिकेंस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस फॉर्मूला से आता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में। m+1 पीक इज मेड बाय द हैवियर आइसोटोप ऑफ कार्बन, और कार्बन का जो हैवियर आइसोटोप है वो कार्बन 13 है। So beside all these fragments for ethanol, मैं उसी एग्जाम्पल को भी सामने रख रहा हूँ, तो इथेनॉल का ही अगर हमें मास स्पेक्ट्रम मिल जाए क्वेश्चन में, और उसमें m के बाद जो पीक आपको नजर आएगी, m के बाद m+1, तो that peak normally is not very tall, that peak is called m+1 peak. So the peak that we see after m+1 m peak is called m+1 peak. इस पीक का जो फायदा है वो क्या है कि this peak m+1 peak helps to find the number of carbon atom. ये नोट्स में सब लिखा हुआ है। इस पीक के थ्रू नंबर ऑफ कार्बन एटम हम फाइंड करते हैं। और 80% क्वेश्चन मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब आते हैं, 3-4 मार्क का पार्ट जो आता है A2 में तो हमेशा ऐसे ही आता रहा है, क्योंकि इसके साथ आगे फिर वो NMR जोड़ देते हैं, तो उसमें वो मास स्पेक्ट्रोमीटर की पीक्स के थ्रू कार्बन एटम्स निकलवाते थे और फिर आगे। अब AS में इससे नेचुरली थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो m+1 पीक इज मेड बाय द हैवियर आइसोटोप ऑफ कार्बन। उसकी जो हाइट है वो m पीक से काफी छोटी होगी, और इस पीक का फायदा क्या है कि इसके थ्रू हम नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड कर लेते हैं। अब कैसे फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज n into 1.1/100 इक्वल्स टू m+1/m। ये जो m+1/m है ये इन पीक्स की हाइट्स की रेशियो है, हाइट ऑफ m पीक and against that height of m+1 peak. This ratio is always given in question. मतलब अगर आपको क्वेश्चन में लिख के दे दे एग्जामिनर की जी m पीक 48 है और m+1 पीक जो है वो जस्ट 2 है, तो फिर वो आपको इस इंफॉर्मेशन से आपसे कह सकता है जी कार्बन का नंबर फाइंड करें। तो आपने करना क्या होगा कि m पीक 48 m+1 2 करके इस फॉर्मूला के इक्वल कर देना, यहाँ से आप n वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है, तो n is the number of carbon atom. In short, this formula n into 1.1/100 equals to m+1/m help us to find the number of carbon atom in a compound. और ये m+1 पीक कौन बना रहा है? हैवियर आइसोटोप ऑफ कार्बन। अच्छा, इसको जरा और समझेंगे थोड़ा। अगर कार्बन के हैवियर आइसोटोप को हम देखें, कार्बन 13 है, तो कार्बन 13 बेचारा 1% है नेचर में, और कार्बन 12 इज अराउंड 99%। इसका मतलब है कि अगर मैं 100 एटम्स लेता हूँ कार्बन के तो 99 12 ही आते हैं और एक हार्डली कार्बन 13 होगा। सिंस कार्बन 13 इज सो लेस, नॉर्मली हम कार्बन 13 की बात ही नहीं करते, लेकिन इन दिस मास स्पेक्ट्रोमीटर दिस कार्बन 13 पीक इज इंपॉर्टेंट पीक। क्यों? बिकॉज इसके थ्रू हम उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड कर लेते हैं। अब लेट से कि ये 2 कार्बन है इसमें, तो अब इन दोनों कार्बन के कार्बन 13 आने के चांस बहुत कम है। It is very difficult that both the carbon will be carbon 13, क्योंकि कार्बन 13 की परसेंटेज ही बहुत कम है नेचर में, जस्ट 1%। तो लेट्स से कि अगर ये कार्बन 13 है, तो अब आप लोग बताएं जरा मुझे कि इस कंपाउंड का एमआर क्या होगा। पहले इसका एमआर 46 था ना, तो कार्बन 13 के आने से इसका एमआर इंक्रीज हो जाएगा ना 1 पॉइंट, सो इट्स एमआर विल बी 47। तो जब इसका मास इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी पीक 46 के बाद बनेगी 47 पे। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? कार्बन 13 is the heavier isotope of carbon, and because of carbon 13 the MR of the compound increases, so its peak shifts after the M peak. What is the use of m+1 peak? It simply helps us to find the number of carbon atom in the compound. And how do we find it? By using this formula,
n इंटू 1.1/100, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आपने इसको याद कर लेना है। हाँ, ये जो रेशियोज है जो मैंने अभी इधर लिखी थी, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, तो इसको आप इक्वल कर लोगे उस रेशियो के जो गिवन होगी, और n वर्कआउट करेंगे, उसको होल नंबर में लेके आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम मस्ट मीन होल नंबर। अगर 5.2 आ जाए तो आप उसको 5.2 नहीं लिखोगे, उसको 5 लिखोगे, ठीक है ना। अब देखें, अगर एक कंपाउंड है, उसमें आपको एग्जामिनर अल्कोहल बता देता है और वो कहता है कि जी एक कंपाउंड है, उसमें एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और मास स्पेक्ट्रोमीटर का क्वेश्चन है, और x की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो उसके लिए द फर्स्ट थिंग यू लुक फॉर द इन द क्वेश्चन मस्ट बी दिस रेशियो, m+1 और m पीक की रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। फार्मूला आपने याद रखना है, फिर इक्वेट करके तो n की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके बाद फिर बाकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास क्वेश्चन में होती है। अच्छा, अब क्विकली मैं इसको m+2 पीक का भी आपको आइडिया देता हूँ, क्योंकि वो रह गई तो फिर दोबारा इसको कल एक्सप्लेन करना जरा मुश्किल लग रहा है मुझे। देखिए, all the different elements form different peaks on the graph. m+2 peak is made by the halogen atom in the compound. अगर किसी कंपाउंड में halogen atom है तो उसकी ग्राफ पे m+2 peak भी आएगी, such as if we have this compound like CH3 CH2 Cl, इस कंपाउंड की m पीक भी होगी, m+1 पीक भी होगी, सारी कॉमन पीक्स होंगी, लेकिन बिकॉज इट हैज हैलोजन इन इट, तो इसकी m+1 के बाद भी एक पीक बनी होगी जिसको हम m+2 पीक कहते हैं। अच्छा, अब अगर दिस हैलोजन इज क्लोरीन, तो फिर ये रेशियो आपने याद रखनी है। इन केस ऑफ क्लोरीन द रेशियो ऑफ m पीक एंड m+1 m+2 पीक विल बी 3:1। ये इनकी हाइट्स के रेशियोज हैं। अगर क्लोरीन होगा तो जो m पीक है उसकी हाइट m+2 पीक से 3 टाइम ज्यादा होगी, और अगर ये ब्रोमीन हुआ तो m पीक और m+2 पीक की हाइट्स की रेशियो इक्वल होगी। इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, 35 37। 35 आइसोटोप 70% है और 30 वाला 30%, ये 37 इज 30%, 7%। तो द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोरीन, लाइक ये क्लोरीन कौन सा हो सकता है इनमें से, 35 और 37, जिसकी परसेंटेज ज्यादा नेचर में वही आने के चांस ज्यादा है। तो दिस क्लोरीन मोस्ट प्रोबेबली विल बी 35, जो m पीक में जाता है इधर, और जो हैवियर आइसोटोप है क्लोरीन का 37, which is less in percentage, that appears in m+2 peak। अब चूंकि उसकी परसेंटेज कम है तो इसकी पीक की हाइट भी कम हो जाती है, बट इन केस ऑफ ब्रोमीन इट इज सेम। ब्रोमीन के केस में अगर इसी कंपाउंड में इफ इट वाज लाइक ब्रोमीन, तो ये अगर देखें ब्रोमीन है और एग्जामिनर आपको ये ग्राफ बना के दे देता है इस तरह से, या मैं आपको ब्रोमीन नहीं लिख के देता, मैं कहता हूँ ये हैलोजन X है, दिस कंपाउंड इज गिवन एंड द हैलोजन इज प्रेजेंट, और उसका ग्राफ गिवन है, तो इस ग्राफ को देख के वो आपसे, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो A2 में आता था कि जी ग्राफ को देख के बताएं कि दिस हैलोजन इज ब्रोमीन, तो आप कहोगे कि सिंस द रेशियो ऑफ m एंड m+2 पीक इज इक्वल, that is why it is bromine, since the isotopes of bromine are equal in nature। ब्रोमीन के भी दो आइसोटोप्स हैं, एक 79 होता है और एक ब्रोमीन 80 होता है, तो ये 51% है और ये 49%, ऑलमोस्ट 50% ईच। तो ब्रोमीन के केस में दोनों पीक्स की हाइट इक्वल होगी। तो अगर मुझे हैलोजन नहीं बताया हुआ बट पीक्स गिवन है, तो मैं ग्राफ को देख के बता सकता हूँ कि ये हैलोजन ब्रोमीन है, और अगर वो क्लोरीन हुआ तो फिर ये हाइट इसकी m+2 पीक की हाइट m पीक से कुछ 3 टाइम कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी नेचर में कम है, परसेंटेज कम है। अच्छा, इसके साथ ही नोट्स में आपको मिलेगी m+4 पीक भी, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन अब चूंकि टाइम इतना नहीं, आप एक दफा आप इसको घर जाके लिखें, नोट्स को रिवाइज करें, फिर मैं आपको थोड़ा कोई तरीका कल और दे दूंगा इसका। m+2 पीक के बाद m+4 पीक भी मैंने नोट्स में लिखी हुई है, और ये सिलेबस में तो शायद नहीं है, लेकिन A2 में पूछता था एग्जामिनर हमेशा, और AS में भी आ सकती है। m+4 पीक shows 2 halogen atoms। अगर किसी कंपाउंड में 2 हैलोजन के एटम आ जाएं तो फिर m+4 पीक भी बनेगी, मतलब m के बाद m+2 पीक
फिर उसके बाद M+4 पीक भी नजर आएगी आपको। अच्छा, अब वो दो हैलोजन एटम्स लेट से दोनों क्लोरीन हो या दोनों ब्रोमीन, ये केस आपके सिलेबस में, हमारे सिलेबस में क्लोरीन और ब्रोमीन की हाइट्स की रेशियोज हैं, ठीक है, आपको इनको याद करना पड़ेगा। सो अगर वो क्लोरीन होगा तो फिर M+2 M+4 इन तीनों पीक्स की जो हाइट्स है वो 9:6:1 होगी। ये इनकी हाइट्स की रेशियोज हैं। एंड इफ इट वाज ब्रोमीन तो इट विल बी 1:2:1। I repeat कि if it's chlorine, like both the atoms of chlorine are there, तो फिर the ratio is 9:1:6:1 और ये 1:2:1। तो अगर ये वाला ग्राफ आ जाए इस तरह से और इसमें आपको पीक्स की हाइट्स डिफरेंट मिले, लाइक मैं इधर बना देता हूँ कि अगर एक M पीक है उसके अगेंस्ट M+2 पीक और M+4 पीक है, तो इस ग्राफ को देख के मैं बता सकता हूँ कि दिस हैलोजन एटम इज क्लोरीन, क्योंकि यहाँ जो हाइट की रेशियो है वो इस तरह से कम हो रही है। एंड इफ इट वाज ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के केस में फिर जो पीक्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड पीक, थर्ड पीक सेम होगी और मिडिल वाली पीक लार्ज होगी। अब ये क्यों टॉल हो जाती है ऐसे, इसको मैं थोड़ा कल एक्सप्लेन कर दूंगा, आप एक दफा नोट से लिख लें। मास स्पेक्ट्रोमीटर का रैशनल आपको आना चाहिए, इट्स यूज्ड टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाउ डू वी डू दैट। The compound gets broken into pieces or fragments, they're all positively charged, and the fragments form the peaks on the graph, and from the peaks, or at least जो syllabus में peaks हैं, उनकी information से आप उसके structure को find out करते हैं। तो एक दफा आप उसको लिख ले, और अगर आपको लगा कि ये नहीं सही क्लियर हुआ फिर रिपीट कर दूंगा। लेकिन आई वंडर कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ नहीं है A2 वाला, है ना, you didn't study this topic in A2? Very nice. फीस, क्योंकि आप लोगों के एक्सप्रेशन से मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा जिंदगी में, लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह तजर्बाकार लोग हैं, आपको तो पढ़ा होना चाहिए था। चलें, खैर है, कोई बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो इसके क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करूंगा ईएस के लिए, A2 को तो P4 में मिल जाएंगे आराम से, ठीक है जी। चलिए, MR में भी लिंक भेजता हूँ, आप A2 की क्लास भी ले लें, उसमें हमने पॉलीमर्स कंटिन्यू करने हैं आज।